बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन और सामीन, ये इस टीवी चैनल का मकसद असल ये है कि हम किसान भाइयों की रहनुमाई अक्सर व पेशतर करते रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हर इस मामले से मुतालिक वो लोग जिनको आप पोटेंशियल अफराद कहते हैं, वो हमेशा मुझे अवेलेबल होते हैं। और लोग पूछते हैं इस बात के कि ये आपके अंदर क्या कमाल है आपके अंदर कि हर किस्म का आदमी आपको मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और ज़िंदगी में मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त अता की है। आजकल एक क्रॉप है, उसका बार बार तज़किरा हो रहा है और वो तज़किरा है इस बात का कि अल्टरनेट क्रॉप के तौर पर जहां आपकी गवर्नमेंट के साथ जो तवक्कुआत हैं अगर पूरी ना हो और आप ख़ुद अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी चीज़ को बेच सकें, ऐसी अल्टरनेट क्रॉप की तलाश में पूरी की पूरी किसान बिरादरी लगी हुई है। उसमें एक फसल है कैस्टर बीन। इसका प्रोग्राम डॉक्टर महमूद अल हसन साहब के साथ अदारा नायाब के जो चीफ साइंटिस्ट हैं कैस्टर बीन के, उनके साथ एक प्रोग्राम हुआ था और आप लोगों ने उसकी जो पजीराई बख्शी, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हर वो आदमी जो कैस्टर बीन के बारे में जानना चाहता है और लगाना चाहता है, उसका सिर्फ एक सवाल है जो वो बार बार पूछता है और वो सवाल ये है, नंबर 1, अगर मैंने लगा लिया तो इसको ख़रीदेगा कौन और किस कीमत पर ख़रीदेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस क्वांटिटी में लगा दिया जाए कि सारे के सारे लोग लगाना शुरू कर दें, फिर ये कहाँ जाएगा? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने एक बिज़नेसमैन को ढूंढा है, यंग बिज़नेसमैन, जो बेसिकली उनका ताल्लुक इंटरनेशनल बिज़नेस से है और बुनियादी तौर पर उनका अकाउंट से ताल्लुक़ है। तो मैंने उनको आज ज़हमत दी है कि वो यहाँ आपके सामने बयान कर सकें कि इस क्रॉप की जो पैदावार होगी उसका स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो बिक सकती है और कहाँ कहाँ उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है। ये हैं जनाब सरशार अहमद ख़ान। इस नाम के साथ मेरी एक वाबस्तगी है कि जब मैं तालिब इल्म था तो सरगोदा डरीन के स्कूलों का बैनुल इज़लाई तकारीरी मुकाबला था और वहाँ जिसको पहला इनाम मिला उसका नाम सरशार अहमद ख़ान था। उसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था और मेरा जो नंबर था वो दूसरा नंबर था। तो सरशार अहमद ख़ान के साथ वो तो मुझे दोबारा नहीं मिल सके, लेकिन आज मुझे एक और सरशार ख़ान मिल गए जिन्हें मैं वेलकम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आपने सुन लिया है कि मेरे सुनने वाले आपसे क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है तो ज़रा आप मुझे बताइएगा, अगर पाकिस्तान में कैस्टर बीन की फसल लगती है जी। तो जो मेरी पैदावार है वो कौन ख़रीदेंगे और उसका स्कोप क्या है? इसका मैं जो जवाब है इस तरह मैं करता हूँ कि कैस्टर के पहले इस्तेमाल करें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों लगाएं और हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में कैस्टर जो है वो इंडिया, इसकी मोनोपोली इंडिया के पास 90% जो कैस्टर सीड उगा रहा है वो इंडिया है, जो कि 25 लाख एकड़ पे है। इसकी डिमांड जो होती है, इसका ऑयल इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है। इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो है चाइना, और चाइना आपसे ऑयल भी लेता है और सीड भी लेता है। जहाँ तक बात ये है कि हम अगर लगाते हैं तो हमारा सीड कहाँ जाता है, तो अभी देखें ये नई वैरायटी जो डॉक्टर महमूद अल हसन साहब ने बनाई है, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब ये बात भी है कि इंडिया हमारे से आगे क्यों है और हम पीछे क्यों थे। इसका बेसिक मकसद ये था, जो हमारी फसल थी वो पहले तैयार होती थी 8 महीने बाद और उसकी जो यील्ड थी वो आती थी 8 से 10 मन, जिसे जंगली वैरायटी कहते हैं। इंडिया के बहरहाल अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की वैरायटी की मैच्योरिटी पीरियड छोटा था कि वो 4 महीने में उसको बड़ी हो जाती थी और उसकी यील्ड भी ज़्यादा थी। इसी की तवज्जो से डॉक्टर महमूद अल हसन साहब ने इसकी एक वैरायटी बनाई
जो अभी पहली दफ़ा लोगों को मिली है, जिसकी पोटेंशियल डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन अभी फार्म में टेस्ट होना है और किस तरह जाती है। लेकिन सबसे जो मेन बात है मैच्योरिटी पीरियड, उसका मैच्योरिटी पीरियड कम है और इसको हम कुछ इलाकों में डबल टाइम भी ले सकते हैं साल की, अगर मौसम फेवरेबल है। तो बात ये हो गई कि पहले जब हम लगाते थे एक क्रॉप लगाते थे 8 महीने में, अब हम 2 लगा सकते हैं, यील्ड भी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको लगा लेते हैं तो जितनी भी क्रॉप होगी, पहली बात आपकी एक्सपोर्ट होती है, चाइना आपसे ख़रीदता है कैस्टर सीड। इसके जो मेन बायर्स हैं वो आप कराची में जोड़िया बाज़ार में जो हैं एक्सपोर्टर्स बैठे हैं जो आपसे ख़रीदते हैं सीड। अभी अगर जो दूसरी बात है, जो अभी सीड हमारा उग रहा है वो बलूचिस्तान के इलाके जैसे लसबेला है, उथल है, लाकड़ा है, उधर 8 महीने बाद क्रॉप आती है जो 10 मन होती है शायद, और वो सारी कराची के लोग ख़रीदते हैं। अब पंजाब वाली साइड पे अगर आया जाए तो फैसलाबाद मंडी में कैस्टर बिकता है, और वो इसलिए बिकता है कि वहाँ पे किसी बंदे ने ऑयल फैसिलिटी लगाई हुई है कि वो उठाता है और वहाँ से उसका ऑयल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को देता है। इसी तरह एक मुल्तान में भी है। ये आप मेरी बात जान लें, जितना भी एकड़ लग जाए, ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसके रेट में इतनी वेरिएशन नहीं आ सकती। अच्छा, ये तो आपने ये बताया है कि भाई ये ख़ास तौर पर कराची जो है वो उसका मेन हब है, जी लेकिन जो फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये डेवलप हो रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं आपसे समझा हूँ वो ये है कि इसकी पैदावार के बिकने के अंदर कोई इशू नहीं है कि अगर ये मुल्क के अंदर जितनी पैदा होगी तो अल्टीमेटली या यहाँ मुल्क में नए कारखाने लगेंगे, बिल्कुल, और या फिर ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपोर्ट हो जाएगी टू चाइना जो मेन बायर है। बिल्कुल, एम आई राइट? जी। पहले 1-2 साल जितना भी हम लगाएंगे हमारे यहाँ सीड ही बिकेगा, क्योंकि अगर आपने फिजिबिलिटी प्लांट की लगानी है ना तो आपके पास सप्लाई होनी चाहिए। इस टाइम हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो कोई भी हम फिजिबिलिटी बनाते हैं ना वो नहीं जाती। जैसे मैं ऑयल की अगर देख रहा था तो हमारे पास अगर क्वांटिटी नहीं चलाने के लिए तो हम कुछ भी नहीं चला सकते उसके अंदर। तो इसलिए ये है कि आप पहले 2 साल इसको इतना लगा लें और ये फिक्र ना छोड़ें कि ये बिकेगा नहीं, ये बिकेगा, ये एक्सपोर्ट होता है। जो कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है उसका बिकने का इतना मसला नहीं है। और जो दूसरी बात है, इसकी वेरिएशन भी इतनी प्राइसेस में नहीं आती। जब हमारे पास सीड इतना हो जाएगा तो वेरिएबिलिटी बन जाएगी ऑयल की। सीड से ज़्यादा बड़ी मार्केट ऑयल की है, वो आप खुद भी देख सकते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, $1 बिलियन का। सिर्फ 90% इंडिया की ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और चाइना ख़रीदता है $500 मिलियन का, नेदरलैंड्स ख़रीदता है, यूएसए ख़रीदता है, और काफ़ी कमोडिटीज़ है। लेकिन ये पहली बात है कि पहले आप इसको ट्रायल करें 1 एकड़ पे, अपना देखें क्या होता है, और इसको बेचें और फिर इसको बढ़ाएं पहले। तो ये देखें, ये तो मामला एक लफ्ज़ है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। ठीक है, ये एक हमारी, इसे कहते हैं कल्चरल विजडम, ठीक है, फोक विजडम। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर कुछ अरसा पहले, 10-12 साल पहले एक फसल आई थी, जीवन गार्लिक, बिल्कुल, और उस वक़्त बताया गया था कि जी आप ये जीवन गार्लिक लगाएं और करोड़ों कमाएं। बिल्कुल, अच्छा, जब तक वो बीज की हालत में रही बिल्कुल, लोगों ने करोड़ों कमाए, लेकिन जब उस जगह पर आ गई तो आगे वो एक्सपोर्ट का जो जो हिस्सा था वो मिसिंग था, बिल्कुल, और उसके नतीजे के अंदर फिर वो एज लोकल कमोडिटी तो जब भी फ़ायदा था, लेकिन लोगों को चूँकि आदत पड़ी हुई थी उस ज़्यादा रेट की, तो वो लोग बड़े डिमोरलाइज हुए। बिल्कुल। तो मैं अगर उसको इसके साथ कंपेयर करूं तो क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या इशू था जिसकी वजह से ये हालत हुई है? बेसिकली वो जो रेट था वो सिर्फ एक हाइप थी कि सीड के तौर पे वो बिक रहा था, उसको एलिफेंट गार्लिक कहते हैं। और लेकिन उसको ना एक्सपोर्ट के साथ उसकी प्राइसेस को रेंज मैच नहीं किया हुआ था लोगों ने। वो जो बिक रहा था वो सिर्फ एक हाइप थी कि हाँ बंदा लगा रहा था, वो एज अ सीडी प्रोड्यूस हो रहा था। वो जब सबको पता था कि जब उसने आने लोकल मार्केट में सेल में, तो एक तो कल्चरल है कि एक्सेप्ट करते हैं लोग एज अ हाउस कमोडिटी या नहीं, अगर उसकी वैल्यू एडिशन होती है फिर तो ठीक है। तो जितनी देर में वो सीड फैल रहा था उतनी देर में उसकी हाइप थी। जब सीड इतने वाफिर मकदार में हो गया तो उसका रेट गिर गया। अगर ये होता कि उसका वो रेट होता जो एक्सपोर्ट वाला रेट होता तो स्टेगनेंट रहता। अब जो मैं आप कैस्टर का रेट बता रहे हैं, अगर आप देखें इंडिया 25 लाख एकड़ पे लगाता है, और उनका जो रिपोर्ट है ये डॉक्टर साहब शेयर भी करे होंगे अगर लगी हुई है साथ, कि वो 25 लाख एकड़ पे उन्हें लगाया हुआ है और 90% दुनिया का प्रोड्यूस इंडिया करता है। और उनका जो रेट अब एक्सपेक्टेड है वो 5300 पर क्विंटल है, और अगर उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये मेरे ख्याल में 6000 पे मन बनता है पाकिस्तानी। तो अब पूरी दुनिया का जो 90% जिसके पास है वो अपने रेट में वेरिएशन तो नहीं ला सकता, पहली बात। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, मैं सीड की नहीं बता रहा, ये मैं एज आ कमोडिटी बता रहा हूँ आपको कि कमोडिटी दुनिया में जाएगी। जो इंटरनेशनल कमोडिटी होती है ना उसमें इतनी वेरिएशन नहीं आती। ख़ास तौर पे इसका कॉम्पिटिटर भी हमारा एक है इंडिया, जिसके पास 90% सप्लाई है। वो अपना रेट क्यों ऊपर नीचे करेगा हमारे लिए? और हम जितना भी लगा लें 25 लाख एकड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो रीच करना मेरे ख्याल में 5-10 सालों में बहुत मुश्किल है। जितना भी हम लगाते हैं कि पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि हम लगाएं,
जब हमारे पास इतनी सप्लाई आ जाएगी तो हम ऑयल फैसिलिटी की तरफ आ जाएंगे, जिस पे मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ। अभी मैं लोकल प्रोड्यूस देख रहा हूँ कि कहाँ का किस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जो कि मुझे पता चले पेंट में इसका यूज़ है। हर पेंट इंडस्ट्री में नहीं है। जो रेज़न अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं उनके पास इसकी कंजम्पशन है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी है और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं ऑयल फैसिलिटी की फिजिबिलिटी बना रहा हूँ। नाजरीन, मुझे इस वक्त दो आदमी याद आ रहे हैं। एक सर सैयद अहमद ख़ान, उस ज़माने में जब मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं था और अंग्रेज़ इनको अपना दुश्मन समझते थे और मुसलमान अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन समझते थे, उस वक्त उनका एक ही नारा था कि कम से कम आप बीए कर लें। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर था, वो था मौलाना महमूदुल हसन असीर माल्टा, और वो जद्दोजहद आज़ादी के अंदर उनका बड़ा नाम था। उसके नतीजे में उन्हें काले पानी की सज़ा दी गई। वो काले पानी चले गए। काले पानी की सज़ा का मतलब ये था कि 7 समुंदर पार और हबस दवाम कि ज़िंदगी भर उन्होंने वहीं पर रहना है। लेकिन बाद में कोई 20 साल के बाद उनको आज़ादी मिली, वापस आए। उन्होंने बीमारी की हालत में उस हबस दवाम के नतीजे के अंदर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा बीमारी की हालत में मरने से पहले जामिया मिलिया दिल्ली का जो संग बुनियाद है वो उन्होंने रखा ताकि कौम के अंदर इल्म फैले। असल मसला भी ये है कि हमारा जो किसान है उसके 2 हिस्से हैं। एक ये है कि मैं सिर्फ पैदावार करता हूँ, एक पैदावार के साथ मुझे मार्केट का इल्म भी है। जिस आदमी को इन दोनों चीज़ों का पता होगा वो निहायत कामयाब होगा। मुझे पता होगा मैंने कहाँ बेचनी है। अब जो इस वक्त पॉकेट्स उभर रहे हैं वो लिया है, थल का एरिया है, आपका पोठवार है, आपका सलाइन एरिया वो है, फिर आप चले जाएं चोलिस्तान है, बाबलपुर का एरिया। ये इसके अंदर एक खूबी ये भी है कि जो सलाइन एरिया यानी कि कलराठा एरिया, वहाँ भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो मैं आज सरचार खान साहब को इसीलिए लेके आया था, एक तो आपका खौफ दूर हो और उस खौफ दूर होने के नतीजे में आप यकसुई के साथ काम कर सकते हैं। ये यकसुई का काम जो है, ये 2 काम हैं जो इंडिया वालों ने किए हैं। एक तो वो काम जो खान साहब ने बताया है कि पहले जंगली फसल होती थी, 8 महीने की फसल थी, 9 महीने की फसल थी और उसकी पैदावार भी कम थी। तो ये जो नायाब वाले हैं, एक तो ये उसको ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं ताकि एक की बजाय 2 फसलें हो सकें। दूसरा ये है कि ये क्रॉप की शक्ल में है और इसकी पैदावार ज़्यादा। अब ये बातें करते कि ये इंडिया वालों ने किया है, तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश दोनों तरफ होनी चाहिए, और वो दोनों तरफ क्या है, एक तो हमारा पैदावारी अमल उसका पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बीमारियों से बचाव हो, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसकी पैदावार ज़्यादा हो। ये नायाब वालों का काम है। और दूसरा काम है बिज़नेस का, और वो बिज़नेसमैन कर सकते हैं। आज ये बिज़नेसमैन सरचार खान साहब आपको यही बात बता रहे हैं कि इसकी जितनी भी पैदावार हो जाए ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन बनती जाएगी। किसी भी सरमायादार को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो उस वक्त करेगा जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। बिल्कुल, अगर वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वो बाहर से इंपोर्ट करके अपनी फैक्ट्री को नहीं चलाएगा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आज का मकसद असल यही था कि आपके इस खौफ को दूर किया जाए कि इसका क्या बनेगा। यहाँ ये हो सकता है कि पैदावार ज़्यादा हो गई, रेट नीचे गिर गया, लेकिन खान साहब आपने सही बताया है कि जो चीज़ एक्सपोर्ट होती हो उसके ऊपर फ्लक्चुएशन का असर बहुत कम होता है। ख़ास तौर पे जिसके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हों उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है कि किसी की बम्पर क्रॉप हुई तो आप चले गए। इसका हमारा कॉम्पिटिटर ही इंडिया है, उसके पास 90% ट्रेड है, वो अपना रेट क्यों ऊपर नीचे करेगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है और ये एक बिज़नेसमैन ही कर सकता है। आपको पता है ये हमारे यहाँ क्या होता है, हम ये कहते हैं कि वो माफिया, सिटाकिया माफिया, सीड माफिया और फलाना माफिया उन्होंने हमारे इर्द गिर्द सर्कल लगाया हुआ है। जहाँ कंपटीटर कम होंगे, बाज़ार में दुकान ही 1 या 2 होगी, वो कीमत नहीं घटाएगा। लेकिन जहाँ बेचने वाले बेशुमार होंगे वहाँ पर इस बात का इम्कान है कि किसी को कोई मुश्किल पेश आए वो उसकी कीमत कम कर दे। तो ये आप एश्योर रखें कि इंशाअल्लाह ताला इसकी कीमतों में वो फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पिछले साल आपने गंदम की कीमत की एक्सपेक्टेशंस
और एक्चुअल कीमत में देखा। इसी की बात को मैं अगर आप आगे एक्सटेंड करूं, जैसे नेदरलैंड्स में एक कंपनी है कैस्टर इंटरनेशनल के नाम से, वो यूरोप की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पास कैस्टर ऑयल की कंजम्पशन वाइज। तो मैंने उनसे किसी तरह मेरी मीटिंग हुई, स्काइप मीटिंग, उनके जो परचेज़ वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैस्टर ऑयल लेते हैं। मैं समझा, मैंने उनको प्रपोज़ करना था सीड के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से कहा कि दी हम अपना सीड प्रोड्यूस नहीं करते, हम इंडिया से ऑयल लेते हैं फिर आगे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप अगर हम आपको ऑफ़र करें सेम स्पेक्स और अच्छा रेट हो तो आप हमारे से लेंगे? उन्होंने कहा देखें जी, हमारे पास सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन होती है इंडिया, वो जो रेट देते हैं हम उस पर थोड़ी सी निगोशिएशन करके ले लेते हैं। अगर आप ये सेम स्पेक्स FSG ग्रेड दें, इसमें भी ग्रेड्स होते हैं कैस्टर ऑयल में, एक फिनिश्ड रिफाइंड ग्रेड है, क्रूड ग्रेड है, तो हम आपसे क्यों नहीं लेंगे? अब उन्होंने कहा कि आप अगर हमें ये ग्रेड देते हैं विथ सेम स्पेक्स, रेट में आपका कमी है, तो हमारी कम से कम सिर्फ हमारी कंपनी 4000 मेट्रिक टन कैस्टर ऑयल लेती है इंडिया से, तो हम आपसे भी ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने चाइना का डाटा सर्च किया, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने आपको शेयर की है, वो आप लगाइएगा कि चाइना की कंजम्पशन जो कैस्टर ऑयल की है वो 3,30,000 टन है साल की, जिसमें से 3,10,000 टन वो इंडिया से इंपोर्ट करता है और 20,000 टन सिर्फ खुद बनाता है। तो हमारे लिए तो जैसे हमारे बिजनेस रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिवली विद इंडिया, वो तो हमें एक ये वाला एज भी देते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी देखें क्रॉप का जो रेट है, इस टाइम जंगली क्रॉप है, लोगों के दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं एक्सपोर्ट करें, जंगली क्रॉप का ऑयल बना लें। लेकिन जी वो जो रेट है 6,000 6,500, इसका जो मैं समझता हूँ जब रेट इसका 5,500 रुपया होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑयल कंटेंट, किसी का ऑयल कंटेंट अच्छा उसका रेट ज़्यादा होगा, तो तब फीजिबल आपके लिए हो जाएगा थ्रू एक्सपोर्ट ऑयल। और जैसे चाइना आपसे ज़्यादातर क्रूड में ही हालत में लेता है ऑयल को, कि मतलब रिफाइनिंग वगैरह का नहीं है। लेकिन जो बाकी अगर आपने रेट अच्छा लेना है तो आपको यूरोपियन मार्केट टारगेट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इसकी रिफाइनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और रिफाइनिंग का फिजिबिलिटी तब बनती है कि जब आपके पास सप्लाई होगी। मतलब आपने बनाया 30 दिन में मेरे ओवरहेड जिस तरह जाएंगे, इतनी कंजम्पशन आएगी, इतनी प्रोडक्शन है, इतने, लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं है। तो बात पहली ये है कि आप सीड लगाएं। अभी एज अ सीड, अभी अगर ऑयल रिफाइनरी भी नहीं लगती ना, तो आपका सीड एक्सपोर्ट होगा। पहली बात कि आप कहेंगे यार कौन लगाएगा ऑयल रिफाइनरी, ना लगाए सीड एक्सपोर्ट हो जाएगा। इतना जब सीड एक्सपोर्ट हो जाएगा तो कोई ना कोई बैठे, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ इंशाल्लाह कि किसी ना किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके या किसी तरीके से हम इसकी फैसिलिटी पे आएँ जब हमारे पास क्वांटिटी अच्छी हो जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है, जब चीज़ होगी तो उसके बाद उसका जो अगला स्टेप है बिल्कुल वो भी चालू होगा। वजह उसकी ये कि हर स्टेप के अंदर पैसे हैं, बिल्कुल यानी कि उसने मार्जिन अपना कमाना है। ये जो आपने मुख्तलिफ ग्रेड्स बताए हैं, ये ग्रेड्स निकालने के अंदर भी पैसे हैं। ये आपकी रिफाइनरी जो लगेगी उसे रिफाइनरी लगे कि उसके पैसे होंगे। अरे इतनी मेजर रिफाइनरी नहीं कह सकते आप इसको, कहते इतना ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट नहीं है इसकी। जहाँ तक मैंने चाइना से भी कोटेशन ली थी, रिफाइनरी से लोग समझेंगे पता नहीं पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है इसकी, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिव नहीं है, लेकिन कुछ है। लेकिन वो भी बंदा तब लगाएगा जब आपके पास कुछ होगा। मेरी बरादरली एडवाइस मेरे फार्मर्स को यही है कि इस वक्त वो ज़रा ज़्यादा वैल्यू एडिशन की तरफ ना सोचें। वो इस बात पर सोचें कि जो नायाब से बीज मिल रहा है, अगर हमारे पास वो कैस्टर सीड हो बिल्कुल और वो बाज़ार में कितने का बिके, बिल्कुल उस पर अगर फिजिबिलिटी बनती है तो अल्लाह ताला का नाम लेकर उसको शुरू किया जाए। बिल्कुल। ये सरशार खान साहब ये बिज़नेस नहीं करते कि किसी को अगर कोई गलत फहमी अगर पैदा हो जाए, वजह उसकी है कि हमारे अंदर एक माइंड सेट है, ना हमने कुछ करना है और ना इंशाअल्लाह ताला किसी को कुछ करने देना है। तो ये वो बिज़नेस नहीं करते। ये तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप मेरे फार्मर्स को इस पर एडवाइस कर सकते हैं कि इसका अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा। और चूँकि ये मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ को डील करते हैं, तो ये एक इनके पास ये सारी जो रिपोर्ट्स पूरी दुनिया की, नीदरलैंड और चाइना और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, तो इनका कहना ये था कि हमारा तो शेयर इसमें ना होने के बराबर है। तो हमें तो ये एज हासिल है कि हम वो प्रेशर जो इंडिया की तरफ है उसके अंदर हम कुछ ले सकें। इसलिए कि चाइना जो अगर इंडिया से लेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितनी होगी, और जो पाकिस्तान से लेगा, अपार्ट फ्राम इसके अलावा कि हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तो वो प्रेफर करेगा पाकिस्तान से लेने से। लेकिन अगर वो भी ना ले तो नीदरलैंड और दूसरी जगह USA भी है। USA ये मौजूद हैं। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सरशार खान साहब से गुजारिश करूँगा, अगर इनकी इजाज़त हो, ये नीचे इनका नंबर चल रहा होगा, मेरा भाई कोई इससे ज़्यादा कोई मालूमात अगर हासिल करना चाहे तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। ये जो मैंने बताया है कि इस वक्त उसमें डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं।
तो ये आपकी ज़रा रहनुमाई कर सकेंगे। और एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि जहाँ आप शक व शुबहात के साथ कोई काम शुरू करेंगे वो आम तौर पर पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, तो ये तो कुरान मजीद में भी जब मुसलमान धड़ाधड़ दाखिल हो रहे थे तो कुरान मजीद में आयत थी उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि जब तुम इस्लाम में दाखिल हो तो पूरे के दाखिल हो जाओ, फिर शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर दें इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। हाँ देखिए जी, अब एक कंपनी है जैसे आपको पता है कि बाय 2050 लोगों ने ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाना है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट्स अपने कम करने हैं। इटालियन ऑयल कंपनी है जिसने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर की है कि वो कैस्टर ऑयल से बायोडीज़ल बनाएंगे, उस बायोडीज़ल से वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे। तो आप देखें ये जो ग्रोथ है ना, ये लोगों ने पेट्रोलियम की तरफ से आपकी तरफ आना है, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ, उसमें कैस्टर की आपकी रिकरिंग रहेगी डिमांड। क्योंकि देखिए आप वो फैसिलिटी लगा रहे हैं, उन लोगों ने 4 लाख फार्मर्स को ऑनबोर्ड करना है 2026 तक, जिसके लिए उन्हें एक फैसिलिटी पहले लगा चुके हैं। अभी वो 30,000 टन्स प्रोड्यूस करते हैं साल का, कैस्टर ऑयल से ऑयल निकालते हैं अफ्रीका में, और फिर वो इथोपिया और कीनिया में लगा रहे हैं, कीनिया में बॉन्जे में। तो अब उन लोगों ने अपना इंक्रीज़ करना है 16 कंट्रीज़ में अफ्रीका में, कि हमें कम से कम 2 लाख टन एनम कैस्टर ऑयल मिले, जिससे हम बायो रिफाइनरी में जाए, उससे हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएं। तो ये देखें ये इसकी ना रिकरिंग मार्केट है, क्योंकि और सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जो बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कैस्टर ऑयल है। केमिकल जैसे चाइना है, उन्हें भी अपना जो मिशन है वो कम करने हैं। जहाँ तक बात है भाई लोकली आपकी 2-3 इंडस्ट्रीज़ लगी हैं जो पहले से ऑयल निकाल रही हैं, एक फैसलाबाद में, 2 कराची में मैंने सुने हैं, और एक मुल्तान में। तो वो भी कैस्टर ऑयल आपकी लोकल मार्केट को दे रहे हैं, जिस पे मैं भी सर्च कर रहा हूँ, और मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि पाकिस्तानी लोकल कंजम्पशन को पहले ऑयल में डील किया जाए, और फिर जब हमारे पास इतनी क्रॉप आ जाए तो हमें इसकी फिजिबिलिटी बनाएं और इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। जैसे मुझे ऑर्डर है अभी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कैस्टर इंटरनेशनल जो नेदरलैंड्स की है उनसे बात हुई थी, तो उन्हें ऑर्डर तैयार हैं, लेकिन बात ये कि हमारा एक तो हमारे पास सप्लाई हो, अब जैसे उन्हें आराम से अगर हम वो स्पेक्स मेरे पास हैं, वो चीज़ें उस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली है कि कितना ऑयल कंटेंट है, क्या कॉस्टिंग है, वो सारी कर चुका हूँ मैं। लेकिन बात ये है कि आपके पास सप्लाई पहले इतनी ज़्यादा हो, और इसके बाद आपके पास रेट आपका जब अच्छा आएगा जिस पे आपके लिए इकोनॉमिकल बेनिफिट है एक्सपोर्ट करना, तब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जब एक प्लेयर होता है तो उसमें एंटर करना आसान होता है, जो वो रेट दे रहा है उससे थोड़ा कम दे, आप घुस जाते हैं अंदर। थैंक यू वेरी मच खान साहब। थैंक यू। और मुझे यकीन है कि ये वॉलंटरीली जो हम अपने आप को पेश कर रहे हैं बिल्कुल, का मतलब कोई गलत नहीं लेगा। डेफिनेट। तो जिस मेरे भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे खान साहब का नंबर चल रहा होगा, ये आपको किसी किस्म की जहाँ तक इनका इल्म है ये उसको तकसीम करेंगे, आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द डॉक्टर महमूद हसन साहब के साथ ये हम एक और प्रोग्राम करेंगे, और जहाँ हमने दिखाना ये है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर और मुख्तलिफ़ फार्मर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और वो सवालात जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो मैं उस वक़्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।